नमस्कार दोस्तों, मैं सरान शरीफ ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं वायु बैच की शुरुआत हो चुकी है जो कि टारगेटेड है FCAT 1 2026 के एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूं आप इस बैच को डेडिकेटली और कंसिस्टेंटली देख रहे होंगे। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। और यही एक तरीका है, यहाँ तक कि आपको इसमें करंट अफेयर तक की क्लासेस दी जाएंगी, स्टैटिक जीके तक की क्लासेस डेडिकेटली दी जाएंगी। आज पहली क्लास है हमारी करंट अफेयर की। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम शुरू होने से, एग्ज़ाम को जो डेट है 31 जनवरी 2026, उससे पहले 8 करंट अफेयर की क्लासेस के लिए डेडिकेटेड स्लॉट रखा गया है, जिसमें 6 ऐसे स्लॉट हैं जिसमें क्लासेस मैं लूंगा और मंथ वाइज करंट अफेयर कराऊंगा। जैसे कि आज हम करेंगे जुलाई का करंट अफेयर 2025 और ऐसे करते करते दिसंबर 2025 तक हम कंप्लीट करेंगे। और साथ में जो 2 डेडिकेटेड स्लॉट है करंट अफेयर के, वहां पे वो दिव्या मैम को क्लास लेंगी और वहां पे मंथ वाइज नहीं होगा बल्कि साइंस और टेक पे ध्यान देते हुए उन करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। और ध्यान रखिए, डेडिकेटली अपनी कंसिस्टेंसी दिखाइए इस बैच को लेकर, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखिए, जितना भी क्लास में पढ़ाया जाता है और साथ में आप क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, तो डेली बेसिस पे क्विजेज हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड किए जा रहे हैं। क्लासेस की पीडीएफ्स हमारी एप्लीकेशन पे अपलोड की जा रही हैं। हर संडे को एमसीक्यूज यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। FCAT के पैटर्न के हिसाब से वो जाइए और जाके उनको अटेम्प्ट करिए बेटा, बहुत जरूरी है ये चीज करना। और ध्यान रखिए, हर संडे ये आप MCQ प्रैक्टिस सेशंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और डेली बेसिस पे क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज वो आपको वहां पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे होगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। जाइए, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपको कोई अमाउंट नहीं देना है, ठीक है। चलिए, बिना किसी देर किए हुए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिक अबाउट द नासा इसरो निसार सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन 30th जुलाई 2025। ऐसी क्या खास बात है जो इसरो और नासा ने मिलकर जो निसार सैटेलाइट लॉन्च करी है जुलाई 2025 में? ऐसा क्या खास बात है इस सैटेलाइट के बारे में? तो ध्यान रखिएगा, इसकी खास बात यह है कि पहली बार एक ऐसी सैटेलाइट बनाई गई है, लॉन्च करी गई है, जो डुअल फ्रिक्वेंसी को यूज कर रही है ना, और एक ही प्लेटफॉर्म में यूज कर रही है। एक ही सैटेलाइट में डुअल फ्रिक्वेंसी यूज करी जा रही है। एक L बैंड यूज किया जा रहा है और दूसरा S बैंड यूज किया जा रहा है। और इस L बैंड को यूज किया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। और इस S बैंड को यूज किया गया है इसरो के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अभी तक की सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेंस जो सैटेलाइट है वो निसार सैटेलाइट है पूरे वर्ल्ड की। इससे हमें क्या मदद मिलेगी? काफ़ी अच्छी अर्थ के सरफेस की हम पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे। भले ही कितना भी कोल्ड वेदर हो, धुंध छाई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स हम ले सकते हैं अर्थ सरफेस की, और साथ में डे और नाइट इमेजिंग भी हो सकती है। यहाँ तक कि रात और दिन में भी काफ़ी अच्छी इमेजेस हम ले सकते हैं। और साथ में सारी प्रकार की जो वेदर अपडेट्स हैं वो भी मिल सकती हैं इस निसार सैटेलाइट से। और अभी तक के पूरे वर्ल्ड की द मोस्ट एडवांस्ड सैटेलाइट है, विच हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड इसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द यूएस अनाउंस्ड हाउ मच टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स विच वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1st of August
2025। सबसे पहले आपने सुना होगा, है ना, कि ट्रम्प चाचा जो हैं, है ना, थोड़ा सा जो है उनका दिमागी संतुलन शायद हिल गया था या क्या हो गया था, है ना, नहीं पता, लेकिन उन्होंने सारे देशों के ऊपर टैरिफ लागू कर दिया था। बहुत बार चेंज हुआ, कभी चेंज हो रहा था, कभी हटाया जा रहा था, कभी लागू किया जा रहा था। हम कह सकते हैं कि वो चाइना और यूएस के जो एक तरह से बायलैटरल रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी खतरे में थे, जिसकी वजह से ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। तो इंडिया के ऊपर, इंडियन गुड्स के ऊपर भी टैरिफ लगाया गया, है ना। शुरुआती समय पे तो 26% का ये टैरिफ लगाया गया था, बट इट वाज लेटर एडजस्टेड टू दी 25%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25%। पहले 26% था, बट इट वाज लेटर एडजस्टेड टू 25%। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए भैया, ये क्वेश्चन सिर्फ एफकैट के लिए ही नहीं, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, या तमाम प्रकार के वनडे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंटरनेशनल टाइगर दिवस। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 ऑफ जुलाई को मनाया गया था इंटरनेशनल टाइगर डे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हु वन दी फीड विमेंस वर्ल्ड कप 2025? किसने फीड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भैया यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, ये इमेज दिख रही होगी। और पहली बात तो ये जो फीड विमेंस वर्ल्ड कप है, इट इज रिलेटेड टू चेस। चेस से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू चेस। और इस साल ये खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीतने वाली महिला है दिव्या देशमुख। और ऐतिहासिक मोमेंट है ये हमारे देश के लिए, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने इस खिताब को जीता है। तो ध्यान रखिएगा, दिव्या देशमुख इज दी फर्स्ट इंडियन विमेन टू वन दिस वर्ल्ड कप। बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है ये हमारे लिए, है ना, क्योंकि पहली बार किसी महिला ने इस खिताब को जीता है, तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज। किसको हरा कर जीता है? तो इन्होंने कोनेरू हम्पी को डिफीट किया था। कोनेरू हम्पी को डिफीट करके इस खिताब को जीता है। और साथ में दिव्या देशमुख बन गई हैं हमारे इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर जो बनी है वो 88th ग्रैंड मास्टर बनी है हमारे इंडिया की। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो। CRPF was originally founded in 1939 as, CRPF का सभी लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी 1939 में, तब इसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। एंड इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के स्थापना दिवस, रेजिंग डे, इस तरह की चीजें जो हैं आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस 1939 में आता है, और जब ये बना था सीआरपीएफ, तो उस दौरान पे ये क्या था? उस दौरान पे ये सीआरपी था, जिसका फुल फॉर्म है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। और आज़ादी के बाद इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया सीआरपीएफ में। और कब किया गया भैया? इसको किया गया 28 दिसंबर 1949। याद रखिएगा, पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस हुआ करता था और अभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और इसका नाम चेंज हुआ है आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 में। और इसका नाम सेंट्रल
रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। याद रखने वाली चीज क्या है कि इसका पुराना नाम क्या था, अभी का करंट जो एब्रीवेशन है उसका फुल फॉर्म क्या है, और साथ में इसका स्थापना दिवस का जो सन है, ईयर है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टेम्पल इज एट द सेंटर ऑफ द थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी बहुत लंबे समय तक ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है थाईलैंड और कंबोडिया, दो देशों के बीच में, और वहां के जो सरहद है, बॉर्डर है, उस जगह पे ये टेम्पल स्थित है। तो भैया वो कौन सा टेम्पल है जिसके लिए इतने लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में? तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो यहाँ पे जो आपको टेम्पल दिख रहा होगा, ये जो थाईलैंड और कंबोडिया देश आपको दिख रहे हैं, और इसका जो बॉर्डर पड़ता है वो बॉर्डर आपको ये पता चल रहा होगा, और इसी बॉर्डर पे भैया यहाँ पे स्थित है प्रिय विहार टेम्पल। तो ध्यान रखिएगा, यही वो टेम्पल है जिसको लेकर लंबे समय तक डिस्प्यूट चलता आया है। तो भैया कहाँ पे है ये प्रिय विहार टेम्पल, जो कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीचों बीच है। ठीक है, अच्छा ये जो माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन बना हुआ है, उस माउंटेन का नाम है डांग क्रेक माउंटेन। ध्यान रखिएगा, डांग क्रेक माउंटेन का ही हिस्सा है ये प्रिय विहार टेम्पल। हिंदू टेम्पल है, और इनके बीच में ये लड़ाई चल रही है इन दो देशों के बीच में, कि एक कह रहा है कि नहीं ये हमारे देश का हिस्सा है, दूसरा कह रहा है ये हमारे देश का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रिय विहार टेम्पल इसका आंसर होगा, जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया सिंगापुर जॉइंट एक्सरसाइज हेल्ड इन जुलाई टू अगस्त 2025? है ना, एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, पूछा गया है जुलाई से अगस्त में 2025 में, उसका नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफकेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसका आंसर है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि ये एक्सरसाइज जो है कहाँ पे हुई है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जो है ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, और कंडक्ट कराई गई थी जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एक्सरसाइज आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे कि सिम्बेक्स लिखा हुआ है, जो कि ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। लेकिन ये एक्सरसाइज किसकी है? ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसके अलावा गरुड़ा शक्ति लिखा हुआ है, गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट होती है। इसके अलावा 4th ऑप्शन में आपके सामने लिखा हुआ मित्र शक्ति, ये एक्सरसाइज इंडिया एज वेल एज श्रीलंका के बीच में कंडक्ट होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है यहाँ पे कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज, गरुड़ा शक्ति, बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और ये इस साल जोधपुर में हुई है। कब से कब तक? जुलाई से अगस्त 2025 के बीच में। मंथ या डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, किसके बीच में होती है और कहाँ होती है, कहाँ हुई है, ये आपको याद रखोगे तो इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच हैज बीन टेस्टेड? इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच है वो कहाँ पे टेस्ट किया गया है, आपसे ये पूछा है। तो बताएं भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चेन्नई ICF, है ना। ICF का फुल फॉर्म क्या है? ICF का फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। याद रखिएगा, ये जो पहला भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है तैयार करी गई थी, और इसको टेस्ट किया गया है कहाँ पे? चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, है ना। तो याद रखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ चेन्नई इन विच इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन हैज बीन टेस्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। अगला आ जाते हैं, हुज रिकॉर्ड डिड PM मोदी सरपास
in July 2025 to become the second longest serving PM। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पुराने प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है एंड वो बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया। अच्छा, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के हम बारे में बात कर लेंगे, थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम भी हमारे इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। लेकिन आप मेरे को बताइए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया है कौन? तो भैया इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पंडित नेहरू। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा है, 1947 से लेकर 1964 तक इनका कार्यकाल चला है, जो कि इतने लंबे कार्यकाल में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है ना, लेकिन आगे हो सकता है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इंदिरा गांधी जी जो है प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1966 में बनी और उसके बाद 1977 तक रही। तो ये इनका सबसे लंबा चलने वाला कार्यकाल है, लगातार की बात कर रहा हूँ। हालांकि इसके बाद भी वो बनी है 1980 में और 84 तक रही थी, है ना, लेकिन ये जो लगातार जो बनी है वो 1966 से 77 तक रही हैं। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। ही इज द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया, है ना। अच्छा, 4077 दिन लगातार जो है ऑफिस टेन्योर रहा है इंदिरा गांधी जी का, और 4078 दिन क्रॉस कर गए हैं। 4077 दिन का बेंचमार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रॉस कर लिया है। ठीक है ना। अब किसकी मदद से किया है? ज्ञानेश जी की मदद से किया है। किसकी मदद से किया है उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिन याद नहीं रखना है ना, ये डेटा आप याद रखोगे, इट इज मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन द कारगिल वॉर। कारगिल युद्ध में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन का नाम बताएं। पूछा गया है कौन सा ऑपरेशन था भैया, उस ऑपरेशन का नाम बताओ। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय है उसका नाम, जो कि कारगिल युद्ध में किया गया था इंडिया के द्वारा, और जिसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। और जो है 1999 में इन लोगों ने 26 जुलाई 1999 को जो है पूरी तरह से जो भी टेरिटरीज पाकिस्तान ने कैप्चर करी थी, वो सारी की सारी टेरिटरीज जो हैं हमने दोबारा से उनको इंट्रूड किया और वापस से रिकैप्चर कर लिया, वो सारा इलाका जो भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था, है ना। तो ये वो दिन था 26 जुलाई 1999, ऑपरेशन विजय, विच वाज कंडक्टेड बाय इंडिया। ठीक है, इसके अलावा इसी कारगिल युद्ध के दौरान पे कारगिल युद्ध के दौरान पे ही कुछ ऑपरेशंस और किए गए थे, जिसमें साथ दिया था इंडियन एयर फोर्स ने। तो भैया इंडियन एयर फोर्स का एक ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। ध्यान रखिएगा, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर, विच वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स। और जो थल सेना है, जो इंडियन आर्मी है, उसको सपोर्ट दिया गया था एयर फोर्स के द्वारा। इस ऑपरेशन सफेद सागर के द्वारा सपोर्ट मिला था किस चीज को? ऑपरेशन विजय को। साथ में जो अरेबियन महासागर है वहां पे भी इंडियन नेवल फोर्स, इंडियन नेवी को भी डिप्लॉय किया गया था, और इन्होंने भी एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। तो ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन सफेद सागर की मदद से कारगिल युद्ध जो है जीता गया इंडियन आर्मी के द्वारा, और हम कह सकते हैं इंडियन आर्मी का वो ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार हमारे इंडियन मिलिट्री की तीनों बाजुओं, है ना, तीनों जो हैं उनकी जो बाजू हैं वो सब की सब इंक्लूड हो गई थी, और पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया था इस युद्ध में, 1999 के कारगिल युद्ध में। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अगला है
अंडर विच अमेंडमेंट वर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट। आपसे पूछा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फंडामेंटल मौलिक अधिकार के रूप में उनको कंसीडर किया गया था अंडर विच अमेंडमेंट, कौन से संशोधन से। तो ये पूछा गया है, तो वो संशोधन था बेटा 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, 2011 का वो संशोधन, 97वां संशोधन, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इंक्लूडेड इन अ कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अच्छा पूछ लिया जाए ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको एज अ फंडामेंटल राइट में जब डाला गया, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जब एज अ फंडामेंटल राइट में डाला गया तो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19(1)(c। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19(1)(c) की कैटेगरी में आता है, राइट टू फ्रीडम की कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी को डीपीएसपी का भी हिस्सा बताया गया, अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 43B की कैटेगरी में डाला गया है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कौन से भाग का हिस्सा है। हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 25 पार्ट्स हैं, तो भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 9B, पार्ट 9B का हिस्सा है। फंडामेंटल राइट में जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 9(1)(c) में है, डीपीएसपी का भी हिस्सा है, आर्टिकल 43B के अंतर्गत है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके करंट अफेयर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु साइंड द इंडिया यूके एफटीए इन जुलाई 2025। किसने साइन किया है इंडिया और यूके के बीच का जो ये एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, ये किसने साइन किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया ये साइन किया गया है किसके द्वारा, ये साइन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर द्वारा, है ना, पूरा नाम यहाँ पे लिख देता हूं, कीयर स्टारमर द्वारा। तो ये साइन किया गया है। क्या ये दोनों आए थे खुद साइन करने? नहीं भैया, ये दोनों साइन नहीं करने आए थे, बल्कि इन दोनों लोगों के अपने अपने जो देशों के ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, है ना, कॉमर्स या इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं, वो इसको जो है साइन करने के लिए आए थे। आपके सामने ये पिक्चर में दिख भी रहा होगा, जैसे कि ये हमारे सामने बैठे हुए हैं हमारे देश के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, और आपके सामने यहाँ पे बिजनेस एंड ट्रेड मिनिस्टर यूके के आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम है जोनाथन रेनॉल्ड्स। ध्यान रखिएगा, जो हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाले हुए हैं वो कौन है, वो है बेटा पीयूष गोयल। इन्होंने साइन किया है नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ में, और दूसरी तरफ ये है बेटा जोनाथन रेनॉल्ड्स। तो यहां ध्यान रखिएगा, जोनाथन रेनॉल्ड्स जो है इन्होंने साइन किया है कीयर स्टारमर के बिहाफ में, अपने अपने देश के ट्रेड मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा, मोदी एंड स्टारमर होगा इसका आंसर। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, व्हाट रिचुअल इज परफॉर्म्ड ऑन श्रवण शिवरात्रि। कौन सा रीति रिवाज है जो परफॉर्म किए जाते हैं श्रवण शिवरात्रि के दौरान पे। तो श्रवण शिवरात्रि के दौरान पे जल अभिषेक किया जाता है शिवलिंग के ऊपर, है ना। यहाँ तक कि सिर्फ जल अभिषेक भी नहीं होता, यहाँ तक कि शहद चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है ना, दही चढ़ाया जाता है ना, और शिव जी के ब्लेसिंग्स को लेते हैं सभी जो पिलग्रिमेज लोग हैं, सभी जो है जो श्रद्धालु हैं, और शिवलिंग के ऊपर ये जल अभिषेक किया जाता है। उस प्रथा को कहते हैं जल अभिषेक, है ना। और कब किया जाता है, श्रवण शिवरात्रि के दौरान पे किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अचीव्ड व्हाट परसेंटेज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इन 2025? इंडिया ने पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है अचीव कर लिया है 2025 तक। हालांकि ये माइलस्टोन 2030 तक अचीव करना था, लेकिन 5 साल पहले ही इसे अचीव कर लिया गया है। जो है धन्य हो नितिन गडकरी जी, है ना, आप जो है इस चीज को समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग भी आपने कर दी है और पेट्रोल की कीमतें जो है घटाई भी नहीं है, और दूसरी तरफ गाड़ियों का जो एवरेज है माइलेज है वो भी जो है क्या हो गया है, घट गया है काफी, है ना। तो काफी नुकसानदायक है ये चीज। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, तो कितना परसेंटेज इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है भारत अचीव कर चुका है? तो भारत अचीव कर चुका है अचीव्ड 25%, सॉरी 20%, लेकिन ये ऑप्शन में जो है कुछ है ही नहीं। ऑप्शन में आई थिंक जो है पिछले ऑप्शंस का लग गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये भी मेरे ख्याल से पिछले ऑप्शंस का ही है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग जो है इसका ऑप्शंस यहीं पे अलग से लिख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कितना परसेंटेज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है भारत ने अचीव कर लिया है, तो ये याद रखें 20% अचीव कर लिया है। और करना कब तक था? अचीवमेंट के लिए ये निर्धारित जो सन है वो कितना रखा गया था, ईयर कितना निर्धारित किया गया था, 2030, लेकिन अचीव कब में कर लिया? 2025 में कर लिया। 5 साल पहले ही ये अचीव कर लिया। कोई एजुकेशन पॉलिसी लानी हो या कोई इस प्रकार की जो देश को उन्नति करवा दे, ऐसी कोई अगर पॉलिसी लानी हो, या गंगा की सफाई करनी हो, यमुना की सफाई करनी हो, तो 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल चले जाते हैं और अचीव नहीं हो पाती है। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग देखिए कितने झटके में जो है यहाँ पे अचीव कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्रीज डिड पीएम मोदी विजिट फ्रॉम 23 टू 26 जुलाई 2025? है ना, इस दौरान में मोदी जी ने किन 2 देशों का दौरा किया है? किन 2 देशों का दौरा किया है इस दौरान पे, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो यूके का दौरा किया था, हमने बात करी थी, जो है कीर स्टारमर और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, जो अपने अपने देशों के ट्रेड मिनिस्टर्स ने साइन किया था। और दूसरा जो देश के दौरे के लिए गए थे वो इसी दौरान पे वो गए थे मालदीव्स में। क्यों गए थे भैया मालदीव्स? क्योंकि मालदीव्स का 60th इंडिपेंडेंस डे था, है ना। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था 60th इंडिपेंडेंस डे के दौरान पे, जो कि 26 जुलाई 2025 को होता है। तो उस दौरान पे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे इनवाइट किए गए थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, 16वां प्रश्न। व्हाट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड ऑन 30 जुलाई 2025? इससे रिलेटेड क्वेश्चन से ही हमने शुरुआत करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये गया हमारा पहला क्वेश्चन कि क्या यूनिक है निसार सैटेलाइट के बारे में। और मैंने आपको बताया था यही वो सैटेलाइट है जो अभी तक की पूरे वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेंस सैटेलाइट है। तो यही क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपको जो है यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, है ना, कि कौन से उस सैटेलाइट का नाम क्या है। तो सैटेलाइट का नाम है निसार, जो कि लॉन्च करी है कोलैबोरेशन में नासा और इसरो के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला है हु रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट इन जुलाई 2025? किसने हाल ही में जो है रिजाइन किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन जुलाई 2025? ये पूछा गया है आपसे। तो बताइए भाई, इनका आंसर काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा भी रही है कि बीमार पड़ गए हैं या ये पड़ गए हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न तो बहुत कुछ अलग है, लेकिन अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जगदीप धनखड़ ने रेजिग्नेशन दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है उपराष्ट्रपति की पोजीशन से। और जगदीप धनखड़ ने अगर अपना त्यागपत्र दे दिया है तो करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं CP राधाकृष्णन
नाम है उनका, जो कि करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं? 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये चीज जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो वेंकैया नायडू हैं, ये भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ से पहले ये वेंकैया नायडू ही थे। इसके अलावा रामनाथ कोविंद जो हैं हमारे भारत देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू से पहले जो है प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद ही थे। इसके अलावा जो ओम बिरला का नाम लिखा हुआ है वो इस समय करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हेन वाज द फीड चेस वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन इंडिया? जो 18वां वर्ल्ड कप हुआ है चेस से रिलेटेड, और बताना है आपको ये कब से कब तक के बीच में हुआ है और कहां पे हुआ है, तो गोवा में हुआ है। और याद रखिए 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक ये वर्ल्ड कप चला है, जिसमें हमने बात करी थी, जिसमें विजेता रही हैं देशमुख जी, और उन्होंने कुनोरू हम्पी को जो है यहाँ पे पटकनी दी थी, ठीक है। और पहली महिला थी जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को जीता है और 88 ग्रैंड मास्टर बनी है। पिछले क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं, वहां पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि कब से कब के बीच में हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इंडिया में भी ये कहाँ कंडक्ट हुआ था, तो ध्यान रखिए इंडिया में ये गोवा में कंडक्ट कराया गया है, जिसमें भारत विजयी हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025? कितने गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में, ये आपसे जो है पूछा गया है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 गोल्ड मेडल ये जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस साल 3 ये गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। इसके अलावा 3 गोल्ड मेडल के अलावा गोल्ड मेडल 3 जीते हैं। इसके अलावा जो है सिल्वर मेडल भी जीता है भारत ने, सिल्वर मेडल 2 जीते हैं। और इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जो है 1 जीता है। तो टोटल जो है 6 मेडल जीते हुए हैं, और 6 की 6 जो जिन लोगों ने जीता है इस और इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में, वो आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। तो 6 लोग हैं जो विजयी हुए हैं, जो मेडल लेकर आए हैं भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल मून डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल मून डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th जुलाई। और ये किस चीज के लिए ऑब्जर्व किया जाता है? याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा 1969 में एक मिशन गया था और उस मिशन का नाम था अपोलो 11 मिशन, जिस मिशन के तहत एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा के ऊपर जो है कदम रखा था। तो उसी के चलते मानव के जो पैर पड़े हैं चंद्रमा के ऊपर, उसी को ऑब्जर्व किया जाता है, उसी को याद रखने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल मून डे, विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th of जुलाई एवरी ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 21st क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज डेजिग्नेटेड एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूएस इन जुलाई 2025? कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएस ने हाल ही में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसे कंसीडर किया है, उसको उस कैटेगरी में डाला है? तो भैया आपको याद होगा जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, जिसमें 26 मासूम जो सिविलियंस थे उनको मार दिया गया था, और उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने जिम्मेदारी ली थी, वो है बेटा टीआरएफ, जिसका फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फोर्स। ध्यान रखिएगा जिसका फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंट फ्रंट, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं द रेजिस्टेंस फ्रंट, है ना। तो ये वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिम्मेदारी ली है द पहलगाम टेरर अटैक की, और यूएस ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है।
चलिए आ जाते हैं इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर 2024 टू 25। 8वीं बार लगातार भारत की क्लीनेस्ट सिटी का खिताब किसे मिला है, ये आपसे जो है पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 साल से लगातार वो उसी कैटेगरी में आ रहा है। तो ध्यान रखिए वो सिटी कौन सा है, वो सिटी है बेटा इंदौर। इंदौर इज द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। दूसरे नंबर पे है सूरत, और तीसरे नंबर पे है बेटा नवी मुंबई। और साथ में जो अहमदाबाद आप देख रहे हैं, अहमदाबाद भी आता है, अहमदाबाद पहले नंबर पे आता है। लेकिन अगर बिग सिटीज की बात करी जाए, बड़े शहरों की बात करी जाए, क्लीनेस्ट सिटी की बात करी जाए बड़े शहरों में, बड़े शहरों की कैटेगरी में, तो उसमें अहमदाबाद आप जो है टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेंज ऑफ अग्नि-1 मिसाइल। आपसे पूछा है कि अग्नि-1 मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है। तो भैया बताइए अग्नि-1 मिसाइल की रेंज कितनी है। तो ध्यान रखिएगा अग्नि-1 रेंज की मिसाइल की जो रेंज है बेटा वो 700 से 900 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसका पेलोड थोड़ा कम कर दो तो ये जो है 1000 से 1500, 1000 से 1200 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। लेकिन जो पेलोड के हिसाब से अगर आप देखें तो वो जो रेंज रखी गई है अग्नि-1 मिसाइल की, है ना, वो है 700 से 900 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं UIDAI मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट अप्लाइज टू विच एज ग्रुप। पूछा गया है कि मैंडेटरी जो बायोमेट्रिक अपडेट है, जो छोटे बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट होता है, वो किन एज ग्रुप्स के बच्चों के लिए होता है। तो ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, जब एक बच्चा 5 साल का हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए भी, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, 3, 4, 5 साल का बच्चा है, तो इन चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, है ना, कि अगर कोई बच्चा 5 साल का हो गया है देन इट इज मैंडेटरी है आपको क्या कराना पड़ेगा, मैंडेटरी है आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। और आपके पास जैसे ही वो बच्चा 5 साल का हो गया तो 5 से 7 साल के बीच में ये पहला बायोमेट्रिक आपको कराना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा फिर बच्चा 15 साल का जब हो जाएगा, 15 इयर्स का जब हो जाएगा, तब फिर से मैंडेटरी हो जाएगा उसी बच्चे के लिए दोबारा से क्या कराना, बायोमेट्रिक कराना। और ये टाइम पीरियड जो दिया जाता है वो दिया जाता है 15 से 17 साल के बीच में, और ये होता है दूसरी बार बायोमेट्रिक। तो ध्यान रखिएगा 2 बार बायोमेट्रिक कराना अनिवार्य है। एक तो जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो 5 से 7 साल के बीच में आप जो है उसका बायोमेट्रिक करा सकते हैं, और एक बार जब बच्चा 15 साल का हो जाए तो 15 से 17 साल के बीच में जो है उसका बायोमेट्रिक कराना अनिवार्य है। नहीं कराया तो ध्यान रखिएगा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, आधार डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहली बार आपने करा लिया, दूसरी बार नहीं कराया, आधार कैंसिल हो जाएगा, दोबारा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसका आंसर हमारा क्या होगा। वैसे तो काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, बिलो 5 ईयर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिलो 5 ईयर। 5 to 7 ईयर में क्या होता है, 5 to 7 ईयर में जो है पहला आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। 7 ईयर एंड अबव, है ना, तो ये हो सकता है हमारा ऑप्शन 7 साल या 7 साल से ऊपर, जैसे 15 साल भी उसमें आ गया वही वाला ऑप्शन। 10 साल एंड अबव, क्योंकि इसमें 5 से 7 वाला एज ग्रुप वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन। नेम ऑफ द मिशन दैट कैरीड शुभांशु शुक्ला टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बड़े न्यूज में रहे थे, उस मिशन का नाम क्या है जो शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेकर गए हैं।
बताइए भाई उस मिशन का नाम क्या है ना? तो उस मिशन का नाम है, ध्यान रखिएगा, उस मिशन का नाम जो दिया गया है वो दिया गया है एक्सियोम 4। भारत की लैंग्वेज में अगर आप देखें तो भारत ने इस मिशन का नाम दिया है भैया आकाश गंगा मिशन है ना? आकाश गंगा मिशन रखा गया था, बट डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में एक्सियम 4 मिशन नाम दिया गया है। आकाशगंगा क्या होता है? मिल्की वे, जो गैलेक्सी का नाम, जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका नाम पे जो है इस मिशन का नाम दिया था भारत ने आकाशगंगा। नासा ने, इसरो ने, बाकी बहुत सारी जो स्पेस सेंटर्स हैं उन सारी एजेंसीज ने मिलकर इस मिशन को भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन विंबलडन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? इनमें से वो कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल विंबलडन ओपन का जीता है? पहली बात तो ये किस खेल की बात हो रही है? पहली बात तो ये बात हो रही है बेटा लॉन टेनिस की। ध्यान रखिएगा कौन से खेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे? लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। ठीक है, और किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर ने जीता है। यहाँ पे आपके सामने पिक्चर में दिख रहे होंगे खिताब को चूमते हुए, तो इनका नाम है जैनिक सिनर। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने कार्लोस अल्करेज को हराया है। याद रखिएगा विंबलडन ओपन में जैनिक सिनर ने खिताब जीता, किसको हरा के? किसको हरा के? कार्लोस अल्करेज को हरा के इन्होंने ये खिताब जीता है। अच्छा, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है। जैसे कि शुरुआत में, साल की जब शुरुआत होती है तब होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है बेटा फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद होता है विंबलडन, और विंबलडन के बाद होता है बेटा सबसे लास्ट में यूएस ओपन। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, और उसके बाद यूएस ओपन। क्लियर है ये चीज? चलिए इसके अलावा जरा ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कोर्ट में ये जो है खेले जाते हैं। तो भैया ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये खेला जाता है कहाँ पे? ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। इसके अलावा हार्ड कोर्ट में खेला जाता है यूएस ओपन भी। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो यूएस ओपन है और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये दोनों ही हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। इसके अलावा जो विंबलडन है, ये विंबलडन खेला जाता है बेटा ग्रास कोर्ट में, और फ्रेंच कोर्ट जो है, फ्रेंच ओपन जो है, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट में। याद रखेंगे ये चीज, है ना? ये चारों इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में, विंबलडन ग्रास कोर्ट में, और लास्ट में यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में। अच्छा, इसके अलावा इसी ये जो यूएस ओपन खेला जाता है ना हार्ड कोर्ट में, इसे हम लोग डेको टर्फ भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना? हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो इसका नाम है डेको टर्फ, जो यूएस ओपन में इस्तेमाल होता है हार्ड कोर्ट, उस टर्फ का नाम है डेको टर्फ। इसके अलावा पूछा जा सकता है इन चारों में से सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो याद रखिएगा इन चारों में से सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है विंबलडन, सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया का 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुलाई 2025 में डिक्लेयर करी गई है। इसका नाम है बेटा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ये कोई एक लोकेशन नहीं है, शिवाजी राजे जो थे, मराठा एम्पायर साम्राज्य के स्थापक जो थे, जिन्होंने इसको फाउंड किया था मराठा एम्पायर को, उनके द्वारा, उनके जो 12 किले थे, बड़े किले थे और महत्वपूर्ण किले थे, है ना, स्ट्रैटेजिकली बड़े महत्वपूर्ण किले थे, तो उन 12 किलों का जो समूह है उसे कहा जा रहा है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, और इसको ऐड किया गया है एज अ 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं 12 फोर्ट्स की बात कर रहा हूं, इसमें से जो 11 फोर्ट हैं, 11 फोर्ट्स हैं, ये हैं महाराष्ट्र के अंदर, और इसके अलावा जो इकलौता एक फोर्ट है जिसका नाम है बेटा जिंजी फोर्ट, है ना, जिंजी फोर्ट, ये कहां पे लाई करता है आज के समय पे? ये लाई करता है बेटा तमिलनाडु में।
ठीक है, 12 किलो के समूह को कहा जा रहा है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, है ना, कुछ आपके सामने जो है दिख रहे होंगे। चलिए 28th क्वेश्चन में आते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन शिवा 2025, क्या भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन शिवा जो लॉन्च किया गया था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ध्यान रखिएगा, ये था सेफ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो डिवोटीज को, जो श्रद्धालु आए हैं यात्रा करने के लिए, सिक्योरिटी उनकी टाइट रखी जाए, कोई सी भी प्रकार का कोई इनफिल्ट्रेशन ना हो किसी भी संगठन का, किसी भी आतंकवादी संगठन का, या किसी भी प्रकार का कोई हानि ना हो इस यात्रा में, है ना। इसके लिए ये ऑपरेशन शिवा जो है 2025 में लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, ताकि अमरनाथ यात्रा को सेफली कंडक्ट कराया जा सके। ठीक है, आइए 29th क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज के द्वारा नया ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है 1 जुलाई 2025 में, और उस मोबाइल ऐप का नाम है रेल वन। अभी तक IRCTC एक ऐप हुआ करता था, है ना, इसके अलावा UTS ऑन मोबाइल भी एक ऐप हुआ करता था, और तीसरा मोबाइल जो है रेल वन इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं, आप बुकिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेन को ट्रैक भी कर सकते हैं, आप यहां तक कि कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग ऐप जो है इंडियन रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है रेल वन। और आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू इंडियन नेवी स्टील्थ फ्रिगेट कमीशनड इन रशिया ऑन 1 जुलाई 2025। हाल ही में कौन सा इंडियन नेवल शिप है जिसको जो है कमीशन किया गया है रशिया में 1 जुलाई 2025? तो उसका नाम है इंडियन नेवल शिप तमाल। सी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, तो यहां हमारा खत्म होता है जुलाई का ओवरऑल करंट अफेयर, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस ऑफ जुलाई मंथ, है ना। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी PDF आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, पूरी PDF, एक्चुअल PDF लिखा हुआ सारा कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा हमारे BDA के एप्लीकेशन पे। लिंक इस PDF को डाउनलोड करने का आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो के। वहां नहीं आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन किया होगा पहला कमेंट, लिंक क्लिक करिए, आप पहुंचेंगे प्ले स्टोर में, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपको दिखेगा वायु बैच, और वहां पे जाइए और इस PDF को जो है डाउनलोड करिए। ठीक है, मिलते हैं मंडे को एक नई क्लास के साथ, जीके के नए लेक्चर के साथ, कुछ एक नए सब्जेक्ट के साथ, और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और बढ़ रहे हैं हम अपने 800-900 क्वेश्चन के बेंचमार्क को पूरा करने के लिए। उम्मीद करता हूं घर पे सब कुशल मंगल है। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। जय हिंद प्यारे बच्चों।